चलिए बात करते हैं 3 जनवरी 2026 की। एक ऐसी तारीख जिसने अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में एक नया और शायद सबसे नाटकीय मोड़ ला दिया। आज हम इसी दिन हुए अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन को परत दर परत समझेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और उसके क्या मायने थे। तो 3 जनवरी की सुबह वेनेजुएला की राजधानी कराकस में अभी ठीक से सुबह भी नहीं हुई थी कि लोगों की नींद धमाकों और लड़ाकू विमानों के शोर से टूट गई। शहर में एकदम से अफरा तफरी मच गई। हर तरफ से आसमान में बहुत नीचे उड़ते हुए जहाज़ों को देखे जाने की खबरें आने लगीं। और फिर सुबह के 4:21 पर जो भी शक था वो सब साफ हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट ने कंफर्म कर दिया कि हाँ, ये एक अमेरिकी ऑपरेशन था और राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि 3 जनवरी की उस सुबह कराकस में असल में हुआ क्या था, ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। जमीन पर जो हो रहा था उसकी खबरें तेजी से बाहर आने लगी। सुबह के करीब 2 बजे से ही एक के बाद एक कम से कम 7 धमाकों की खबरें आईं और निशाना एकदम साफ था, फोर्ट यूना और मिरांडा एयरबेस जैसे बड़े बड़े मिलिट्री बेस। लोगों ने मिलिट्री हैंगरों से धुआं उठ के देखा, दक्षिणी कराकस में बिजली चली गई और घबराई हुई वेनेजुएला की सरकार ने फौरन देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे। ये सब कुछ अचानक तो नहीं हुआ होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी नींव तो 2025 से ही रखी जाने लगी थी, जब दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो पूरा खेल समझ में आता है कि कैसे धीरे धीरे इस हमले की जमीन तैयार हुई। अगस्त 2025 में ड्रग ट्रैफिकिंग का बहाना बनाकर अमेरिकी जंगी जहाज कैरिबियन में आ गए। फिर सितंबर में ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के नाम पर सीधे सीधे जहाज़ों पर हमले शुरू हो गए। नवंबर आते आते तो एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को भी वहां तैनात कर दिया गया, जिससे इरादे और साफ हो गए। और दिसंबर में तो हद ही हो गई जब नौसेना ने नाकाबंदी करके तेल के टैंकरों को रोकना शुरू कर दिया और सीआईए ने अपने सीक्रेट ऑपरेशंस भी शुरू कर दिए। अब देखिए, अमेरिका इस पूरी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए क्या कह रहा था। उनका कहना था कि वेनेजुएला एक नार्को स्टेट बन गया है, मतलब एक ऐसा देश जो ड्रग्स के कारोबार पर चलता है। अमेरिका ने मादुरो पर कार्टेल डी लॉस सोल्स जैसे ड्रग्स कार्टेल का लीडर होने का इल्जाम लगाया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। वेनेजुएला में 2024 के चुनावों को लेकर पहले से ही बहुत बड़ा राजनीतिक संकट चल रहा था। विपक्ष के उम्मीदवार एडमोंडो गोंजालेस, जिन्होंने जीत का दावा किया था, उन्हें देश छोड़कर स्पेन में शरण लेनी पड़ी थी और मादुरो सत्ता पर काबिज थे। तो अमेरिका ने इसी अंदरूनी झगड़े को अपने एक्शन का आधार बना लिया। तो चलिए वापस चलते हैं 3 जनवरी की उस रात में और समझते हैं इस ऑपरेशन की बारीकियों को, जिसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। एक ऐसा ऑपरेशन जिसका अंत एक देश के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी से हुआ। इस ऑपरेशन का स्केल जबरदस्त था। मतलब सोचिए, अमेरिकन नेवी, एयरफोर्स और मरीन कॉर्प्स के करीब 150 विमानों ने इसमें हिस्सा लिया था। ये कोई छोटी मोटी रेड नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान किया गया हमला था। और इस काम के लिए अमेरिका ने अपनी सबसे बेहतरीन, सबसे खतरनाक टुकड़ियों को उतारा था। जमीन पर ऑपरेशन की कमांड डेल्टा फोर्स के हाथों में थी, जिन्हें 160th SOAR के स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टरों ने कराकस के अंदर पहुंचाया। ऊपर आसमान से F-22 रैप्टर्स और F-35 जैसे फाइटर जेट्स उन्हें कवर दे रहे थे, और जमीन पर CIA की एक छोटी सी टीम थी जो मादुरो की हर एक हरकत पर नजर रखी हुई थी। और ऑपरेशन का नतीजा ठीक वही था जो प्लान किया गया था। निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया गया और उन्हें सीधा अमेरिकी जंगी जहाज US इवो जिमा पर ले जाया गया। अब मदुरो तो पकड़ लिए गए, तो उसके फौरन बाद क्या हुआ? अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के इरादे क्या थे? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। मादुरो के पकड़े जाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान आया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, हम देश को तब तक चलाएंगे जब तक कि हम एक सुरक्षित, उचित और विवेकपूर्ण हस्तांतरण नहीं कर सकते। इसका मतलब साफ था, ये सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं थी, बल्कि वेनेजुएला पर सीधा अमेरिकी कंट्रोल की बात थी। और ये जो कंट्रोल था ना, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था पैसा, यानी इकोनॉमी। ये भी ऐलान किया गया कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला के खराब हो चुके तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगी और देश के लिए पैसा कमाएंगी।
कई लोगों ने इसे सीधे सीधे वेनेजुएला के सबसे कीमती संसाधन यानी तेल पर कब्जे की कोशिश बताया। अब जाहिर है वेनेजुएला की तरफ से भी तो कोई जवाब आना था। वहां की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने इसे अपहरण करार दिया और देश के लोगों से अपील की कि वे अपनी आज़ादी और अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए एकजुट हो जाएं। इस एक एक्शन ने सिर्फ वेनेजुएला में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में और तो और खुद अमेरिका के अंदर एक भूचाल ला दिया। इस पर जो प्रतिक्रियाएं आईं वो बहुत ही ज्यादा बंटी हुई थीं। अमेरिका के अंदर ही हालात ये थे कि नेता दो हिस्सों में बंट गए थे। एक तरफ माइक ली जैसे रिपब्लिकन थे जो कह रहे थे कि ये राष्ट्रपति के अधिकार में है और एक जरूरी कदम है, तो दूसरी तरफ रूबिन गैलेगो जैसे डेमोक्रेट्स थे जिन्होंने इसे एक गैर कानूनी युद्ध की शुरुआत बताया और एडमिनिस्ट्रेशन पर कांग्रेस से झूठ बोलने का आरोप लगाया। और अमेरिका के बाहर दुनिया भर में भी अमेरिका को काफी कुछ सुनना पड़ा। वेनेजुएला के पड़ोसी देशों ने इसकी आलोचना की, दुनिया भर के लेबर यूनियनों ने इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद कहा और ज्यादातर पत्रकारों और एनालिस्ट्स का भी यही मानना था कि यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। अच्छा, इस पूरी कार्रवाई को सही साबित करने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया नाम, एक नई पॉलिसी सामने रखी, डॉन-रो सिद्धांत। ये अमेरिका की बहुत पुरानी मनरो डॉक्ट्रिन का एक नया और कहीं ज्यादा आक्रामक वर्जन था। पुरानी डॉक्ट्रिन कहती थी कि बाहरी ताकतें अमेरिकी महाद्वीपों से दूर रहें, लेकिन ये नई डॉन-रो डॉक्ट्रिन कहती थी कि अमेरिकी हितों के लिए अमेरिका उसी इलाके में सीधा मिलिट्री एक्शन ले सकता है। और यहीं आकर ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। क्या ये सिर्फ एक देश में सत्ता बदलने की कहानी है या फिर ये एक नई ग्लोबल व्यवस्था की शुरुआत है? एक ऐसी दुनिया जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून और बातचीत की जगह सशस्त्र शक्ति यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम चलेगा। इस हमले ने दुनिया को इसी सवाल के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है।